everyone, welcome to Gyanbodh Academy. I am Madhulika. Today is 13th December and I have two important articles. First, I have the article from the Hindu which is regarding your science and tech. It is very important for your GS3 paper, so it becomes important here. And the other news which we have is from the Economic Times. It is regarding the smart cities, and because there was a report released, that is International Indian Infrastructure Report 2023, and this report had certain measures for India to take up, certain challenges India is facing regarding the smart cities and urbanization, all this process. So we'll discuss in detail. But before I jump into the discussion, I want to apologize for you all regarding yesterday's video. There were certain mistakes regarding the discussion of the issue of the Jammu and Kashmir. At the very end of the video, there was a complication, and for all that, I'm very sorry. I'll keep a tab on all these things, and next time I'll work better for it. So regarding this topic, the article is from the Hindu, and it is talking about sickle cell disease. And before I jump into this article discussion, I want to give a brief introduction to the topic, what the article is majorly. So just so if you understand this part, you can understand the entire clipping of the newspaper. First, it is telling gene therapy offers new hope for those with sickle cell disease. So the main agenda is your sickle cell disease. What is sickle cell disease? See, it is a जेनेटिक डिजीज़ जहाँ भी होता है, मतलब माँ बाप से यानी पेरेंट से चाइल्ड पे कोई डिजीज़ ट्रांसफ़र होता है. जैसे हम लोग में बीपी हुआ, शुगर हुआ, वैसे ये सिकल सेल डिजीज़ भी एक तरह का जेनेटिक डिजीज़ है. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट है, एक ये इससे क्या होता है, हमारा हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर वो ऑल्टर हो जाता है मतलब चेंज हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग का हेमोग्लोबिन अगर राउंड शेप का है, तो इस डिजीज़ के कारण वो हम लोग का सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है. इस तरह से कुछ हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है. सेकंड पॉइंट. फिर थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि इसके कारण क्या होता है, ये डिजीज़ के कारण हम लोग का जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है हमारे सेल्स में या फिर हमारे हेमोग्लोबिन में, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑल्टर हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन का कैपेसिटी कम हो जाता है. विच मीन्स ऑक्सीजन कम से कम कहाँ पहुँचता है, हमारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में बहुत कम पहुँचता है. अब देखिए, ये बहुत मेजर इशू पड़ जाता है. जितना हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए उससे कम मिलेगा उस टिश्यूज़ को या फिर हमारे जो ऑर्गन्स हैं, तो ये दिक्कत का बात है बॉडी के लिए. और ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है. क्यों ये इतना बड़ा सीवियर कंडीशन है कि ऑक्सीजन कम हुआ बॉडी में, कम टिश्यू में या फिर ऑर्गन्स में कम ऑक्सीजन पंप हो रहा है. इससे क्या होता है, मेजर इशू क्या हो जाता है, इट लीड टू स्ट्रोक्स हो सकता है. फिर हम लोगों को सीवियर पेन हो सकता है. उसके अलावा इसमें कई बार ऑर्गन फेल कर जाता है. ऑर्गन फेलियर इज देयर एंड इन सर्टेन केस प्रीमेच्योर डेथ भी हो जाता है. सो हियर इज सर्टेन drawbacks of the disease. Keep a tab. That is a very important thing that can come into your paper. So इसमें बोला जा रहा है, ये मेन इशू है कि इशू, व्हाट इज़ द इशू, वी आर टॉकिंग अबाउट सिकल सेल डिजीज़. अब इसको लेकर क्या टेक्निक आई है, टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट आया, तो एक वर्ड है क्रिस्पर. ये चीनी टेक्नोलॉजी है, चाइना का टेक्नोलॉजी है, और ये एक जेनेटिक, स्टे वेरी फोकस एंड अंडरस्टैंड दिस, ये एक जेनेटिक एडिटिंग टेक्नोलॉजी है. एडिटिंग टेक्नोलॉजी, इस टर्म को समझने का कोशिश कीजिए. इट इज़ वेरी इजी. जेनेटिक एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, हम लोग को पता है कि हम लोग के माँ बाप, पेरेंट्स से चाइल्ड पे सब जीन्स जो होता है, चाहे वो छोटे हो तो छोटा हो जाता है बच्चा, या फिर अगर उनकी बाल भूरा है तो बच्चों में भी भूरा हो जाता है. फिर कोई डिजीज़ है पेरेंट्स में तो वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाता है. ये जेनेटिक होता है. जेनेटिक या एडिटिंग ये टेक्नोलॉजी है. मतलब क्या होगा, इस टेक्नोलॉजी के क्रिस्पर
टेक्नोलॉजी, जो चीनी टेक्नोलॉजी, उसके मदद से क्या होगा, हम लोग किसी का जेनेटिक को एडिट कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर सकते हैं इन लैब। तो फिर एक तरह से हम लोग गॉड का काम कर रहे हैं कि हम लोग बेबी डिज़ाइन कर सकते हैं, उनको उनको डिजीज़ से फ्री कर सकते हैं, उनको जेनेटिक प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। तो ये एक तरह से बहुत ही बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश में टेक्नोलॉजी के फील्ड में। और इस टेक्नोलॉजी को, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो फिर ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे टेक्नोलॉजी और साइंस के डेवलपमेंट के लिए बन जाता है। So let us read the article now. So it is talking about gene therapy offers new hope for those with sickle cell disease. तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो सिकल सेल डिजीज़ में उसको कवर अप करने में हेल्प करेगा। तो फिर इसीलिए जीन थेरेपी क्यों, क्योंकि जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है हम लोग का, उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या फिर नहीं होगा जेनेटिक प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है उससे क्या हो रहा है कि हम लोग जीन्स का जो जीन एडिट कर रहे हैं या फिर लैब में, उससे क्या होगा, कोई भी पर्टिकुलर जीन अगर किसी बच्चों में नहीं चाहिए तो हम लोग उसको हटा देंगे, वो नहीं आएगा किसी बच्चे में उसके पेरेंट्स के थ्रू। तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट दैट। लेट अस रीड। Less than a month after UK drug regulator approved Casgevy, the gene therapy to treat people above 12 with sickle cell disease and beta thalassemia, the US FDA is uh, Food and Drug Administrator. Yeah, FDA has approved two gene therapy, Casgevy and Lyfgenia, to treat sickle cell disease in patients above 12. Its decision on approving Casgevy gene therapy for treating beta thalassemia is expected by March 2024. These landmark decisions mark the beginning of gene therapy using the CRISPR-Cas9 tool to treat disease that could otherwise be cured only through bone marrow transplantation. तो बताते इसमें क्या बोला जाता है। पहले बोला जा रहा है कि जो यूके ड्रग रेगुलेटर है वो एक तकनीक, यानी जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के अंदर एक जो टेक्निक आता है, वो दो टेक्निक आता है, दो थेरेपी आता है। पहले कैसग्रेव है और एक लाइफजीनिया है। ये दोनों क्या है, ये दोनों एक सेल बेस्ड जीन थेरेपी है। इससे क्या होगा, हम लोग का जीन मॉडिफिकेशन होगा। जीन मॉडिफिकेशन मतलब हम सब जानते हैं क्या होता है, कोई चीज़ को मॉडिफाई करना मतलब उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो अगर आप चाहते होंगे कि आपके बच्चे में पर्टिकुलर डिजीज़ उसके पेरेंट्स से नहीं आता है, तो आप ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लैब में उसको ऑल्टर कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और बच्चों पे नहीं लाया जा सकता है। तो ये जो यूके का ड्रग रेगुलेटर डिपार्टमेंट है, या फिर बोल सकते हैं एक ग्रुप है, उसने इसको अप्रूव कर दिया, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये बहुत अच्छी टेक्निक है। इसके अलावा एक यूएसए का, याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूएसए's FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, इट हैज़ ऑल्सो अप्रूव दिस थेरेपी। मतलब ये थेरेपी सेफ है, इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है और इसको लागू भी किया जा सकता है। किन लोगों पे? जिसको सिकल सेल डिजीज़ है। अभी हम बताएं सिकल सेल डिजीज़ क्या है, कैसा है, सब बता दिया गया। और उसका एज क्या होना चाहिए, 12 ईयर्स के अबव होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये सिकल सेल डिजीज़ में तो काम करेगा ये, प्लस ये बेटा थैलेमेशिया इसमें भी काम करेगा। कैसे, ये आपको बता दे, ये जो बेटा थैलेसीमिया है, ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी में बेटा ग्लोबिन नहीं बनता है। बेटा ग्लोबिन क्या होता है, ये एक ग्लोबिन होता है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होता है जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में बनता है। तो ये जो थेरेपी है, ये टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, CRISPR-Cas9, ये टूल जो है ये दो टाइप की डिजीज़ को ठीक करेगा, सिकल सेल डिजीज़ और एक बेटा थैलेसीमिया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, यही बोला जा रहा है इसको। और ये सिर्फ ये जो डिज़ीज़ है, ये दोनों स्पेशली हम लोग जो सिकल सेल डिजीज़ का बात कर रहे हैं, ये इस प्रोसेस तो हटेगा ही, और अदरवाइज इट कैन ओनली बी क्योर्ड थ्रू बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। उसके अलावा
while Lyfgenia uses a disabled lentivirus as a vector to introduce into the blood stem cells a new gene for hemoglobin that mimics the healthy vision. Casgevy uses the gene editing tool of CRISPR-Cas9 to disable a particular gene that turns off fetal hemoglobin production in blood stem cells, while about 10% of the adults continue to produce fetal hemoglobin in others. The BCL11A gene prevents the production of fetal hemoglobin. By disabling the BCL11A gene, fetal hemoglobin that is produced, which does not have the abnormalities of adult hemoglobin, help treat patients with sickle cell disease or beta thalassemia. तो इसको हम बताते क्या बोला जा रहा है. सी, अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया गया है कि ये जो थेरेपी है, लिवजीनिया थेरेपी है, जीन थेरेपी है, इसमें क्या होगा, एक वायरस इंट्रोड्यूस किया जाएगा. कहाँ? आपके ब्लड में. इससे क्या होगा, एक जो नया जीन है बन रहा है आपके अंदर, एक मदर के अंदर या जो भी है उसके अंदर, एक नया जो पल रहा है इंसान, उसके अंदर का हेमोग्लोबिन ऑल्टर कर दिया जाएगा और एक हेल्दी वर्जन, यानी वो डिजीज़ फ्री बच्चा पैदा होगा जैसा आप चाहते हैं. उसको कोई सिकल सेल डिजीज़ नहीं होगा, कोई बेटा थैलेसीमिया नहीं होगा. एक ये थेरेपी है. दूसरा थेरेपी क्या हम लोग बात किए, कैसगेविया गेव. कैसगेव क्या है, एक जीन एडिटिंग टूल है. जीन एडिटिंग मतलब हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं कि बच्चा ऐसे होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके माँ बाप द्वारा दिए गए. तो जीन एडिटिंग टूल ऑफ क्रिस्पर कैस 9, जो फिर जीनी टेक्नोलॉजी, उसका एक पर्टिकुलर थेरेपी है. तो इसमें क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर हेमोग्लोबिन है जिसको हम लोग कहते हैं फोइटल हेमोग्लोबिन. उसका प्रोडक्शन को इस थेरेपी के तहत इसका प्रोडक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा. यानी ये वाला मात्रा BCL11A ये नहीं प्रोड्यूस होगा या फिर नहीं बनेगा, जिसके वजह से इसका जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो एबनॉर्मलिटीज़ है, कोई एबनॉर्मल पर्सन जैसा बिहेव करता है हेमोग्लोबिन के ऐसे स्ट्रक्चरिंग या ऑल्टरनेशन से, वो सब पेशेंट में ट्रीट हो सकता है, चाहे वो सिकल सेल डिजीज़ वाला पेशेंट हो या बेटा थैलेसीमिया वाला डिजीज़ हो. नेक्स्ट वी शुड लुक in clinically effects of disease for a year. For beta thalassemia, 9 of 42 patients did not require blood transfusion for 1 year, and in remaining 3 the need for blood transfusion reduced by more than 70%. In the case of clinical trials involving Lyfgenia, 30 of 32 sickle cell disease patients did not suffer from severe blood flow caused by sickle cell, while 28 of 32 patients did not experience any blocked blood flow event 6 to 18 post infusion. ये देखिए डेटा है, आपको कुछ ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं है, बस बताया जा रहा है कि अगर 42 पेशेंट में अगर इसको टेस्ट किया गया, ये टेक्नोलॉजी को 39 में वो वर्क किया. सिमिलरली क्लिनिकल टर्म्स, क्लिनिक में यानी लैब में जो भी जब हम लोग इस थेरेपी को, जीन थेरेपी को यानी लिवजीनिया थीन थेरेपी को अप्लाई 32% में लोग में अप्लाई किया तो 30% में बहुत अच्छे से वर्क कर गया. ठीक है, ये है टोटल बात. इसके अलावा नेक्स्ट वी शुड लुक एट सिंस बोथ जीन थेरेपीज हम लोग कौन कौन जीन थेरेपी का बात किए, लिवजीनिया एक थेरेपी और एक कैसगेवी ये थेरेपी. ठीक है, तो सिंस दीज बोथ थेरेपीज यूज पेशेंट्स ओन ब्लड सेल्स फॉर जीन एडिटिंग, द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु कैन पोटेंशियली बी ट्रीटेड विथ will be huge, as these treatments do not rely on matching bone marrow donors. But in reality, these treatments would be extraordinarily expensive. Also, much like bone marrow transplantation, only certain hospitals will be equipped to extract a patient's blood stem cell and use genetic editing tool to the stem cell before re-injecting them, thus limiting the number of beneficiaries. While clinical trials evaluating the therapies in a very small number of patients and for shorter duration, the compulsion to continue monitor their safety and efficacy through real world data cannot be overemphasized. The possibility of
unintended genetic modification and their resultant side effects are real when the CRISPR-Cas9 tool is used. तो अब बताते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए, ये वो थेरेपी जो इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि हम लोग कह सकते हैं जीन मॉडिफिकेशन तकनीक है या फिर टेक्नोलॉजी है या फिर जीन एडिटिंग। एडिट किया क्या होता है, किसी में बदलाव लाना किसी के जीन में। तो ये दोनों जो टेक्नोलॉजी है वो भले ही बहुत अच्छा है, बहुत अप्रूव किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यूके के लैब के द्वारा, जो हमने वो भी ऊपर पढ़े, प्लस यूएसए के एफडीए, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, इसके द्वारा भी दोनों के बारे में बहुत अच्छे से अप्रूव किया गया। दैट इज़ वेरी नाइस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पर यहाँ बोला जा रहा है ये डेवलपमेंट, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्सपेंसिव है, मच मोर एक्सपेंसिव दैन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो पहला हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं सिकल सेल डिजीज़ पेशेंट को, लेकिन क्योंकि वो हम लोग के लिए एक्सपेंसिव है तो ये टेक्नोलॉजी हम जैसे नागरिकों के लिए और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव चलता है। प्लस बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये मशीन या ये टेक्नोलॉजी इक्विप नहीं है, मतलब नहीं अवेलेबल है, जिसमें पेशेंट का ब्लड स्टेम को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। क्योंकि क्या होता है, पेशेंट का खुद का ब्लड ही लैब में जाता है और उसी का एडिटिंग होता है इस टेक्नोलॉजी से, इसी में चेंजेस आ जाता है, जिसकी वजह से डिजीज़ ट्रीट हो जाता है। प्लस इट इज़ ऑल्सो टेलिंग दैट इट इज़ लिमिटिंग द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, मतलब बहुत कम लोग को इससे बेनिफिट हो पाया है या हो पा रहा है, क्योंकि द टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, इट इज़ वेरी मच, इट इज़ गिवन द नोबल प्राइज़, प्लस ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, तो जाहिर सी बात है इसका प्राइस बहुत बड़ा होगा और हम जैसे आम नागरिक उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लस एक चैलेंजिंग बात इस टेक्नोलॉजी को लेके ये है, बोला जा रहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ अनइंटेंडेड जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड द रिजल्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स आर रियल। इसमें बोला जा रहा है कि कोई ना कोई तरीके का साइड इफ़ेक्ट्स है इस सब छेड़छाड़ी में, क्योंकि देखिए जो भगवान का जो है वो आप उसको चेंज करने जा रही हो, चैलेंजिंग द क्रिएशन ऑफ द नेचर। तो जाहिर सी बात है ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं इट इज़ बिकमिंग एन ऑब्स्टिकल। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है कि हम लोग का डिज़ायर्ड मॉडिफिकेशन ना हो, कुछ उल्टा ही बन जाए। हम लोग चाहते होंगे पर्सन लंबा हो तो वो कुछ अजीब ही तरह से लंबा हो सकता है। ये सब हो सकता है प्रॉब्लम जो टेक्नोलॉजी के बेस में अक्सर होता है। तो ये था रिगार्डिंग दैट। नेक्स्ट वी शुड कम टू द अदर editorial discussion, and it is regarding Economic Times Smart Cities Makeover. Indian cities need a smart cities makeover। मतलब हम लोग का जो एम है स्मार्ट सिटीज़ का, हम लोग 2015 से स्मार्ट सिटीज़ का एम लेकर चल रहे हैं। वी ऑल नो हु व्हाट आर स्मार्ट सिटीज़। एक्चुअली देखिए इस हेडिंग में बोल रहा है इंडियन सिटीज़ नीड अ स्मार्ट मेकओवर। मतलब जो हम लोग स्मार्ट सिटीज़ का प्रोग्राम 2015 से चल रहा है वो अभी और स्मार्ट होना है और भी इसमें डेवलपमेंट करना है। क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट निकला है। क्या है? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023। इसमें इंडियन अर्बन चेंजेस के बारे में बताया गया है कि हम लोग में क्या चैलेंजेस है, क्या फोकस एरियाज हम लोग का होना चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट। But before we again jump into the article, I would like to give a brief introduction to the topic. What is smart cities? What is this report talking about? And all of that. So that when you go through the clipping, you will be able to relate to it. स्पेशली जो न्यू है इस टॉपिक के लिए उसको बता दे रहे स्मार्ट सिटीज़ क्या है। तो 2015 से गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसमें कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस किया जाएगा, क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट पे फोकस करने का बात हुआ था, और एक ऐसा अर्बन सिटी बनाने का बात किया गया जो एक आपका डेवलपमेंट का एक प्रतीक हो और बहुत पीपल का जो भी टेक्नोलॉजी से या फिर जो भी हर तरीके से हेल्प हो सके इन अ स्मार्टर वे। वी शुड लिव एज एन अर्बन पीपल। तो यही है बेसिक कॉन्सेप्ट स्मार्ट सिटी का। प्लस बता दें ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सितंबर या नवंबर के आसपास कुछ स्मार्ट सिटी का एक कॉन्क्लेव बैठा था, कॉन्क्लेव कुछ मीटिंग जैसे बैठा था 2023 में, जहाँ पे जितने स्मार्ट सिटीज़ प्रोग्राम में जो जो सिटीज़ पार्टिसिपेट किए या फिर अपने सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश किया, उन लोगों को अवॉर्डेड से सम्मानित किया जाए। इसके लिए एक स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 होने वाला था। So let us read the article. It is very easy. You can go through and read it. Indian cities are unlivable. The India Infrastructure Report IIR 2023 released earlier this month focuses on severe themes of urban challenges, planning and government, smart initiatives, public-private partnership and financing development projects, housing and migration, public service delivery, integration infrastructure and urban development.
रीडेवलपमेंट। तो ये जो रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है इस साल, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट। तो स्मार्ट सिटी का मेन एम क्या है कि हम लोग कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में अर्बन एरियाज़ का ध्यान दें, क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बनाए और एक हाई क्वालिटी का लाइफ हम लोग जनरेट करें। कहाँ? अर्बन सिटीज़ में। इसलिए इसको कहते हैं स्मार्ट सिटी, जहाँ पे हर चीज़ स्मार्टली है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, क्लीन है, सस्टेनेबल है। तो इस रिपोर्ट के तहत बताया गया कि कौन कौन एरियाज़ में हम लोग को फोकस करना चाहिए जो अर्बन लाइफ में चैलेंजिंग है। तो कौन कौन एरियाज़ डिसाइड किया गया? प्लानिंग एंड गवर्नेंस इन अर्बन एरिया, स्मार्ट इनिशिएटिव्स इन अर्बन एरिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन अर्बन एरिया मतलब बिजनेस पार्टनरशिप, फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग एंड माइग्रेशन, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, प्लस इंटीग्रेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन रीडेवलपमेंट पे हम लोग को ये सब एरियाज़ में फोकस करना चाहिए। ये सब सेवरल थीम्स है जिसमें हम लोग स्मार्ट सिटीज़ को लेकर और भी आगे बढ़ सकते हैं और इंडिया अच्छा रैंकिंग ला सकता है। 2 points stand out. The basic debilities are problem emerging from dysfunctional organization that characterize urban governance with no clear public accountability and the nature of master plan of city. Yet instead of blaming the design and planning errors, everyone blame the rising population. The high population density is forced upon people by planning that promotes highly regulated low FSI, resulting in cramped living spaces or pushing people into slums. Little land is released for urban habits, leading to extreme inequality in access to land and high unit cost of built up space. The report also mentions that government alone cannot pay for building infrastructure, private partnership for a financial necessity. So it is very easy, it is very much clear. यहाँ पे इस रिपोर्ट से 2 पॉइंट पता चला। पहला पॉइंट क्या है? पहला है आपका अर्बन गवर्नेंस का। तो वी ऑल नो गवर्नेंस क्या होता है? द वे इन विच एनीथिंग इज गवर्नड या लुक्ड अपॉन या चेक्ड अपॉन। पहला ये पॉइंट निकाला गया और दूसरा सिटी प्लानिंग का पॉइंट निकाला गया इस रिपोर्ट के तहत। तो अर्बन गवर्नमेंट के बेसिस में क्या कहा गया कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एक क्लियर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि गवर्नमेंट कैसे अकाउंटेबल है पीपल के लिए, या गवर्नमेंट किस तरह से जो भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं नहीं दे रहे उसके लिए क्या अकाउंटेबिलिटी है। दूसरा द नेचर ऑफ द प्लान्स ऑफ द सिटी, ये इस पे फोकस किया गया। सो इसमें बोला गया इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द डिज़ाइन एंड द प्लानिंग एफर्ट एवरीवन ब्लेम्स द राइजिंग पॉपुलेशन। तो फिर हम लोग क्या करें? हम लोग अपने अर्बन प्लानिंग को, डिज़ाइन को, या फिर जो टेक्निक अपनाया गया है स्मार्ट सिटीज़ को लाने का, उस पे हम लोग को उस पे ब्लेम नहीं लगा रहे, उस पे कमियां हम लोग नहीं निकाल रहे। हम लोग कमी किस में निकाल रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमारे देश में, इसीलिए प्रॉब्लम्स आ रही है, अर्बन सिटीज़ अच्छा से डेवलप नहीं कर पा रही, स्मार्ट नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसा सब लोगों का आरोप है। और जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जो माइग्रेट कर कर के आते हैं इधर, वो लोग स्लम में चले जाएंगे। हम लोग जानते हैं स्लम क्या होता है, जैसे आप देखते ही होंगे कि कैसे बच्चे लोग स्लम में रहते हैं, या फिर जो बाहर गाँव से आते थे शहर में, उनको जगह नहीं मिलता तो कैसे रोड साइड पड़े रहते हैं। तो बेसिकली वो बहुत अनहेल्दी कंडीशन होता है जब वो लोग कहीं भी रहने के लिए एडजस्ट करके रह लेते हैं, वो होता है स्लम्स। तो फिर क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग स्लम्स में जाए जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? अर्बन हैबिटेट जो होता है या फिर अर्बन लोग हैं, उनको हाई क्वालिटी लाइफ नहीं मिल पाती है। एक्सट्रीम इनइक्वालिटी इज़ ऑल्सो सीन इन केसेस ऑफ लैंड एंड अदर स्पेसेस। प्लस ये भी बताया गया है कि गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट बी पेइंग फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट पार्टनरशिप्स फॉर फाइनेंशियल नेसेसिटी। मतलब गवर्नमेंट के पास इतना भी पूंजी नहीं है कि वो हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर को अफोर्ड कर पाए, या प्राइवेट पार्टनरशिप में भी अपना पैसा लगाए, ये बोला जा रहा है। सो लेट्स रीड नेक्स्ट। बाय 2036 600 million people will live in cities representing 40% of the population. This will put additional pressure on the already stretched urban infrastructure and service, with more demand for clean drinking water, reliable power supply, and efficient transport. 2022 World Bank report says that Indian cities require an estimated capital investment of $840 billion in urban infrastructure and municipal service in 15 years till 2036, equivalent to 1.18% of estimate GDP. Indian urban challenges are not going to disappear. There is no way out of the mess but to invest handsomely in Indian economic engine for
engines and shore up the governance structure. सो देखिए इसमें कंक्लूडिंग क्या बात बोला गया है कि हम लोग एक टारगेट फिक्स किए थे 2036 का। जैसे हम लोग का ऐसा अनुमान है कि इस ईयर तक जब हमारा देश बहुत हद तक डेवलप हो जाएगा, उस समय कम से कम हमारे देश के अगर 6 मिलियन लोग हैं, कितना भी है, तो हम लोग का 40% आबादी कहाँ रहेगा, सिटीज़ में। उस समय थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा, हमेशा हर लोग गाँव में तो नहीं रहेंगे ना, उस समय तक इतना डेवलपमेंट हो ही जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि इस ईयर तक 40% आबादी रहेगा कहाँ, सिटीज़ में। और इसमें सिटीज़ में और दिक्कत आएगा, क्यों? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना हाई है, तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन सर्विसेज और ज़्यादा उसमें दिक्कत आने लगेगा। जब सब लोग आ जाएंगे शहर में, तो क्या शहर बहुत नहीं कंजस्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज या अदर फैसिलिटीज़ या ट्रैफिकिंग बोल सकते हैं, वो सब बहुत बढ़ जाएगा हमारे देश में। क्लियर ड्रिंकिंग वाटर, फिर अदर फैसिलिटीज़ या एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, सबका पावर सप्लाई, सबका डिमांड भी बढ़ जाएगा। तो इस केस में क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग प्रॉपर अर्बन सिटी बना पाएँ या स्मार्ट सिटी बना पाएँ? प्लस ऐसा 2022 का बैंक रिपोर्ट आया था, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आया था, जिसमें बताया गया था कि इंडिया को इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर और म्यूनिसिपल सर्विसेज में, कि वो हमारे जीडीपी के 1 से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। और इतना बड़ा अमाउंट हमारा सरकार नहीं अफोर्ड कर सकती फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एनी काइंड ऑफ प्राइवेट पार्टनरशिप्स दैट इज़ फाइनेंशियली नेसेसरी। तो इंडियन का अर्बन चैलेंजेस बहुत हाई है, ताकि वो एक प्रॉपर स्मार्ट सिटी वाला एम अचीव कर पाए। प्लस ये अमाउंट तभी हो सकता है जब हम लोग हैंडसमली, मतलब बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएँ, कहाँ पे, इंडियन इकोनॉमी में। हम लोग का जैसे ग्लोबल मार्केट है, जैसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन वो सब प्रमोट करें कि विदेशी कंपनी आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट करे। ऐसे ही पूंजी जनरेट होगी, इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगा और हम लोग फाइनली इतना पैसा ला सकते हैं, ताकि हम लोग स्मार्ट सिटी या स्मार्ट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करा सकें। तो यही था आज के लिए। आई होप you like the video. That's all for today. Thank you and have a wonderful day ahead.